हेलो। मान्यवर मुख्यमंत्री जी, लेखिका वेणु जी और आप इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों व उत्तराखंड प्रेमियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह सत्र उस पुस्तक के नाम है जो नारी नेतृत्व की प्रेरणा को शब्दों में पिरोता है, लीडिंग लेडीज। और इस अवसर को और भी विशेष बनाता है वह संवाद जो साहित्य, संस्कृति और राजनीति तीनों को एक सूत्र में जोड़ देता है। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहूंगी। सर, आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? कल का दिन भी आपका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था जो सुनने में आया, और आज का शेड्यूल भी पता चला है कि इसके बाद आप यहाँ से उधम सिंह नगर जाएंगे, फिर आप हरिद्वार जाएंगे, फिर आप वापस देहरादून आएंगे और सवेरे आप एक मीटिंग कर चुके हैं। तो इतनी एनर्जी का स्रोत और राउंड द क्लॉक काम करने का विशेष रूप से एनर्जी आती कहाँ से है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का आज इस देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के अवसर पर और बीनू जी की जो पुस्तक है जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण होना है, उस अवसर पर प्रिया जी आप समेत सभी हमारे अतिथियों का, हमारे मान साहब, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के हमारे प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु जी, मेरे मित्र समीर धिंगड़ा जी और मैडम, सभी यहाँ पर माता जी आई हैं, विशेष रूप से इलाहाबाद से जैन साहब हैं, अनेक अतिथिगण और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे विशिष्ट लोग, जिनकी अपने अपने फील्ड में एक अलग प्रकार की विशिष्टताएं हैं, स्पेशलिस्टी है, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे देश के भविष्य, हमारे कर्णधार प्यारे प्यारे हमारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं सभी का इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और जैसा आपने पूछा कि हम लोग दिन भर काम करते हैं, मेरे जैसे देश के अंदर लाखों लोग आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर अपने अपने फील्ड में एक नया वर्क कल्चर जो देश के अंदर आया है, और जब हम प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, नज़दीक से उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मैंने देखा है कि अनवरत रूप से रात हो दिन हो, अपनी व्यक्तिगत कोई परेशानी हो, कोई चुनौती हो, उसको एक तरफ रखते हुए और सारे पहलुओं को बैलेंस करते हुए, या हिंदी में कहूँ तो साम्य स्थापित करते हुए, संतुलन बनाते हुए वो जिस प्रकार से काम करते हैं, उससे सच में 1 मिनट की भी थकान नहीं लगती है। पूरे दिन भर काम करते हैं, और रात को भी अगर आप मुझे मिलेंगी, ये तो मेरा दूसरा ही कार्यक्रम हो रहा है आज दिन का, अगर दिन भर 7-8 कार्यक्रम करने के बाद भी अगर भेंट होगी तो मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा, ऐसा लगेगा कि पहला कार्यक्रम हो रहा है। इसके पीछे हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और साथ ही जब मैं पूरे राज्य के अंदर जाता हूँ, कल प्रातःकाल में अपनी माँ के साथ जहाँ मैं पैदा हुआ उस गांव में गया, बहुत सीमांत क्षेत्र में, और लोगों का जो प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उनका स्नेह मिलता है, लगातार प्रोत्साहन मिलता है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम बिना थके बिना रुके काम करने का जो संकल्प है वो और हमारा मजबूत होता है। बिल्कुल ठीक बात है।
तो पॉजिटिव थिंकिंग लेते हुए और सभी की पॉजिटिव एनर्जी को साथ में लेते हुए आई थिंक मुख्यमंत्री जी अपनी ऊर्जा का और विस्तार करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, ये जो आज जहां हम एकत्रित हुए हैं, साहित्य और प्रेरणा, आप एक ऐसे राज्य के नेता हैं जिसकी मिट्टी में साहित्य और लोक कथाओं की महक रची बसी हुई है। क्या कोई ऐसी किताब या लेखक है जिन्होंने आपके सोचने के तरीके या जीवन दर्शन को गहराई से प्रभावित किया हो? देखिए, हमारा जो राज्य है ये साहित्य और संस्कृति का बहुत बड़ी भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है। इस भूमि में महादेवी वर्मा जी से लेकर सुमित्रा नंदन पंत जी से लेकर अनेक जो हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने अपने बहुत जीवन के अभावों को भी जो है लोगों के सामने अलग प्रकार से प्रस्तुत किया और सबने जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और सभी के साहित्य एक से एक हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो पुस्तकें होती हैं, वैसे तो बीनू जी लिखती हैं, आप जो है इसमें काम करती हैं, और हमारे देश दुनिया के बहुत सारे यहाँ आए हैं। हमारे सुधांशु जी भी इसमें बड़े वो हैं, साहित्यकार हैं भी, इनकी भी जो है बहुत सारी जो है हाँ नहीं पुस्तकें, इनके बोल कई सारे कार्यक्रमों में जितना इनको समय मिलता है उसमें बोलते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी साहित्य, सभी प्रकार का संकलन, ये हमारे जो दिमाग होता है, दिमाग की अगर खुराक किसी को अगर आप कह सकते हैं, दिमाग को ताकत देना, दिमाग को खुराक देना, वो हमको इन साहित्य से और इन पुस्तकों से मिलता है। इसलिए मैं किसी एक का नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि और लोगों के साथ बहुत सभी ने अच्छा अच्छा काम किया है। बहुत सुंदर। सच ही है, किताबें सिर्फ पन्नों में ही नहीं, हमारे निर्णयों में भी बस जाती हैं। और यही कारण है आज जो लीडिंग लेडीज जैसी पुस्तक हमारे समाज के रोल मॉडल्स को पुनः जीवित करती हैं। मुख्यमंत्री जी, वेणु जी की पुस्तक लीडिंग लेडीज, जो कि इनकी दूसरी पुस्तक है, इससे पहले पावर वुमेन आई, उन महिलाओं की यात्रा का उत्सव है जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर नेतृत्व को दिखाया। मुख्यमंत्री जी, क्या लगता है आपको ऐसी कहानियां युवाओं और नेताओं दोनों के लिए मूल्य प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं? निश्चित रूप से देखिए, वेणु जी की ये पुस्तक बहुत सारी जो महिलाएं आज समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अनेक फील्डों में, मैं राजनीति का क्षेत्र कहूँ, समाज का क्षेत्र कहूँ, लेखन का क्षेत्र कहूँ, हर क्षेत्र में वेणु जी की इन पुस्तकों से उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आगे बढ़ने का एक माध्यम वो पुस्तक बनेगी। और मैं सच कहूँ तो ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए कि मैंने हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस राज्य को बनाने में भी, इस राज्य को आगे बढ़ाने में भी किसी का है तो हमारी मातृशक्ति का है। और मैं कल बहुत भावुक था। मैं कल की बात आपको फिर इसलिए दोहरा रहा हूँ कि चूंकि मेरी माँ मेरे साथ थी और मैं अपने उस गांव में पहुंचा जहां मैं पैदा हुआ, और इस जिम्मेदारी में आने के बाद मैं पहली बार गया, लगभग 20-25 सालों बाद मैं वहां गया हूं दोबारा से। मैंने देखा है, मैं तो वेणु जी से भी कहूँगा, मेरा आग्रह रहेगा वेणु जी कि आपने ये लीडिंग वुमेन्स पर एक सीरीज और लिखनी चाहिए आगे। मेरी अपेक्षा रहेगी आपसे, मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, उनका जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत उनकी चुनौतियां होती हैं। और मैंने स्वयं अपनी माँ को देखा है, क्योंकि मैं एक बहुत सामान्य परिवार, सामान्य से भी सामान्य परिवार में मैं पैदा हुआ। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, और फौज
हमारे यहाँ के संस्कारों में है, प्रत्येक परिवार में, घर में, हर एक किसी न किसी परिवार से कोई न कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में अपनी सेवाएं देता है। अब सैनिक बॉर्डर पर होते हैं, देश की सुरक्षा में होते हैं, लेकिन उनका परिवार अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पत्नियों को, अब थोड़ा चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन मैं आज से मुझे ध्यान है, मैं 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का जितना भी रहा हूँगा, उस जमाने में कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके सामने कितने काम होते हैं। परिवार चलाना है, घर में खाना बनाना है, गाय भैंस देखने हैं, खेती बाड़ी देखनी है। और हमने ये भी देखा है कि महिलाएं अपने पीठ में छोटे बच्चे को जो है किसी चीज़ से बांध लेती हैं, उसके बाद घास काटने जाती हैं, उसके बाद जानवरों को चारा देती हैं या अन्य काम करती हैं। लकड़ी काटने से लेकर, पहले गैस नहीं होती थी, तो प्रधानमंत्री जी के 2014 में मोदी जी के बनने के बाद हर घर को गैस का सिलेंडर पहुंच गया, हर घर में वो जो चूल्हे के धुएं से छुटकारा मिल गया। पहले तो बहुत दूर की कौड़ी होती थी और विधायक और सांसदों को भी 5 कनेक्शन और 10 कनेक्शन देने का जो है साल भर में जो है इतनी ही परमिशन होती थी। अब तो 11-12 करोड़ लोगों को जो है गैस के कनेक्शन मिल गए, गैस का सिलेंडर उनके घर पहुंच गया। तो इतनी कठिन परिस्थितियां मैंने देखी हैं। मैं यहाँ पर जो लोग हैं वो भी, जिन्होंने यहाँ के जीवन को नज़दीक से देखा है, वो इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ का जीवन कितना कठिन है। लेकिन उसके बावजूद एक जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने एक बात बार बार दोहराई और पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकले उनके बाबा केदार के धाम पर, और वो सामान्य शब्द नहीं थे। जो शब्द शिव की प्रेरणा से निकले और शिव के धाम में निकले कि ये दशक, उन्होंने कहा, उत्तराखंड का दशक होगा। और उसको उन्होंने जितनी बार वो उत्तराखंड आए, अभी हमारे राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में भी वो आए, उसमें भी उन्होंने उन शब्दों को दोहराया। और मुझे लगता है, मैं पूरे राज्य के अंदर छोटे बड़े, मेरा एक एक जनपद में 50-50 बार जाना हो गया। मिनिमम 50 बार होगा, कोई जनपद में एक बार 50 बार गया हूँगा, अधिकांश जनपदों में इससे ज़्यादा ही हो गया। और मैंने पूरे राज्य के अंदर महिलाओं के द्वारा जो बड़े बड़े सम्मेलन किए जाते हैं, ऐसे जैसे ये स्टॉल लगे हैं ना हमारे बाहर, ऐसे स्टॉल सैकड़ों की संख्या में एक स्थान पर लगते हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम होते हैं। और उन स्टॉलों में उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहूँ, यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि इंग्लिश वाले ज़्यादा होंगे, हिंदी वाले कम होंगे, इसलिए हिंदी में उनको स्वयं सहायता समूह कहते हैं और अंग्रेजी में उनको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम करते हैं, अब वो कैसे काम करते हैं? एक तो उनके पास बहुत कम साधन होते हैं, संसाधन बहुत कम होते हैं। संसाधन कम होते हैं, विपणन के लिए बाजार कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं कि उनकी मांग आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर होने लगी है। इतनी सफाई से, इतनी अच्छी पैकेजिंग, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी कि बहुत बार मैं कहूँ तो हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंग्रेजी में कहूँ तो मल्टीनेशनल्स, वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती हैं। इतना हमारी जो महिलाएं काम कर रही हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को जब जब याद करता हूँ, तब तब मुझे लगता है कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम कोई करेगा। जो मेरे आसपास दो यहाँ बैठी हैं, आप लोग जिनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो बहुत खूब। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने बिनू जी से आज ये निवेदन किया और इनको थोड़ा, वैसे तो ये सब जगह जाती हैं, तो थोड़ा ये और ज़्यादा जाएंगी। जैसे ये कभी मैं इनसे कहूँगा कि मैंने एक गांव यहाँ एडॉप्ट किया, उस गांव का नाम है, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है,
गैरसैंण भराड़ीसैंण के पास बिल्कुल हिमालय के बीच में सारकोट, उस गांव का नाम है सारकोट। वहाँ की महिलाओं ने अनेक काम वहाँ पर शुरू किए हैं और अच्छे अच्छे वहाँ पर सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, मधु का उत्पादन मतलब हनी, शहद का, और बहुत सारे काम वो कर रही हैं। अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रही हैं। एक से घर मिलेंगे आपको, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल ऐसे काम कर रहे हैं कि हमने पूरे उत्तराखंड के सारे जिला मजिस्ट्रेट को कहा है कि वो अपने अपने एक अधिकारी को वहाँ पर, मुख्य विकास अधिकारी या इस स्तर के एक अधिकारी को उस गांव को देखने के लिए भेजें वहाँ, कि वो किस प्रकार का मॉडल है जहाँ कठिन परिस्थितियों में, जीवन की कठिनाइयों में, चुनौतियों में लोग कितना अच्छा काम वहाँ कर रहे हैं। और विनू जी, आप जाएंगी तो आपको दो फायदे हो जाएंगे इससे। एक तो पुस्तक लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसको आप देखेंगी। दूसरा, यहाँ के जीवन से, यहाँ का और यहाँ का पर्यटन, यहाँ की सुंदरता, हिमालय के नज़दीक, पर्वतों के नज़दीक, प्रकृति के नज़दीक आपको बहुत जानने का, और मुझे लगता है कि लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मन में आपके स्वयं आ जाएंगी। क्योंकि जब लेखक कोई पुस्तक लिखता है तो लेखक, जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं ना, तो वो बैठे तो यहीं होते हैं, लेकिन लिखने वाला उस समय थोड़ा ऊपर आ जाता है। प्रिया जी, ये आपको समझ में आता होगा। तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इसलिए ही वो सबके बारे में लिख पाता है। तो आप जो है इतना तो उठ ही गई हैं, इससे और ऊपर उठ जाएंगी। ये बच्चों की समझ में भी आ रहा है पीछे कुछ। आप हमारे मुखिया हैं, आप जो आदेश देंगे वो पूरा करूंगी मैं। नहीं, ये मेरी आपसे अपेक्षा है कि मैं चाहता हूं कि जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली उत्तराखंड की मातृशक्ति है, उनके जीवन में कितनी चुनौतियां हैं और उसके बावजूद भी उनकी कितनी जीवटता है, वो जीवटता लोगों के सामने आनी चाहिए। और उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास भी लोगों को दिखने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से पीछे बच्चों, आप लोगों के लिए संदेश भी है। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि राइट फ्रॉम सेंटर से लेकर के स्टेट को कनेक्ट करती है। शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो या ना हो, परंतु उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से महिलाओं के लिए गैस जो पहुंचाने का, जो चूल्हे, जो पहले लकड़ियों से चूल्हे जलाए जाते थे, उसकी जगह उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत देश भर में करीबन 13 करोड़ महिलाओं तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबको चूल्हे मिले हैं। सो ये एक बहुत ही रिमार्केबल चेंज है, मैं इसको कहना चाहूंगी। फिर मुख्यमंत्री जी ने रोशनी डाली सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर, जिसको कि हिंदी में स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली, जिसको कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको पिक किया गया है और वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको देश के और विश्व के पटल पर भी दिखाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, आपका ये योगदान बहुत ही सराहनीय है और मैं भी इसको जाकर के विशेष रूप से देखना चाहूंगी जिस गांव के बारे में आपने चर्चा करी है। बिल्कुल, आप अपना प्रोग्राम बता दीजिएगा, हम लोग यहाँ से जरूर जरूर जी, धन्यवाद। चूंकि मुख्यमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करते हुए चले आ रहे हैं और आप मुख्यमंत्री हैं, तो हाल ही में कल का जो कि चुनाव, एक पॉलिटिकल सवाल जरूर रहेगा, जो कि बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट है, उसको मैं ये कहूंगी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, 203 सीट्स आई हैं और आप खुद स्वयं बिहार गए थे, और जहां जहां आप बिहार में जिन जिन सीटों पे घूम कर आए वो सभी सीटें जीती गई हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन 20 सालों में एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से और भाजपा के साथ जुड़ करके काम किया है, कौन सा एक विशेष रूप है कि अगेन इस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ हम आए हैं? प्रिया जी, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और हमारे जो ये
प्रिय हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको भी जरूर इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे आजकल ये कहते हैं, अरे यार ये पॉलिटिक्स की बात मत करो हमारे सामने, ऐसे बोलते हैं ना। आप बोलते नहीं बोलते हैं? बिल्कुल कहते हैं। जैन जी, और इसमें से सब जैन जी हैं कितने की अल्फा हैं? जो जैन जी है जरा एक बार हाथ उठाना। चलिए नीचे करिए। अब इसमें से अल्फा कौन कौन है? देखिए, एक तो ये जो आज हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो इसका मतलब बदल गया। और पॉलिटिक्स भी समाज का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ से सब पॉलिसी बनती है, कार्यक्रम तय होते हैं, दिशा तय होती है, विजन आता है। तो पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए। एक बात, अच्छे लोग, अच्छी सोच वाले लोग, काम करने वाले लोग। और पूरे देश के अंदर अब जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार बन रही है। उसका उदाहरण है, देखिए हमारे बगल में हरियाणा है, डबल इंजन लगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तीसरी बार वहाँ डबल इंजन लगा। मध्य प्रदेश में कई सालों से लग रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात में तो सालों से है, उड़ीसा, और अभी अभी बिहार में इतने 20 साल से लगातार वहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। और फिर डबल इंजन लगा है। क्या है कि अब लोग, देखिए बातें बहुत होती हैं, सोशल मीडिया में कुछ बात अलग चलती है, कुछ अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो धरातल पर काम होता है, काम बोलता है, काम दिखता है, और लोग अब काम करने वाले लोगों को ही बार बार लाते हैं। क्या है कि मैं बिहार की बात करूं या देश की बात करूं, तो देश में एक वर्क कल्चर बदल गया। अब जो काम करेगा वही आगे आ पाएगा। इसीलिए लोग कि मोदी जी के नेतृत्व में देखिए ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, तेज काम हो रहा है, और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को सहायता मिल रही है। बिहार में मैं गया, मैंने देखा वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, 20 वंदे भारत ट्रेनें वहाँ के लिए चल रही हैं, अनेक अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, पटना का हवाई अड्डा हो या अन्य हवाई अड्डे वो बन रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग जिन्होंने कभी लंबे समय तक वहाँ सरकारों में रहने के बाद, वो इन बातों का भी मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे हमें ट्रेन नहीं चाहिए, हमें रोड नहीं चाहिए। वहाँ का छठ पर्व इतना आस्था और श्रद्धा का पर्व होता है। जो लोग उस व्रत को रखते हैं उनको कितना मतलब कठिन होता है, 3 दिन तक निर्जला व्रत, उसको भी जो है उसका भी उपहास उड़ा रहे हैं। तो बिहार की जनता ने परिवारवाद को और व्यक्तिवाद को, भ्रष्टाचार को, जंगल राज जो वहाँ था, बड़े बड़े माफिया हावी होते थे, फैक्ट्रियाँ वाले लोग भाग जाते थे, मर्डर होते थे, नरसंहार होते थे, दिन दहाड़े जो है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, उस सबको रोका है। और देश में एक कल्चर आया है, काम का कल्चर। काम करोगे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी, जनता आगे बढ़ाएगी। और यही कारण है कि देश भर में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर डबल इंजन सरकारें लग रही हैं, और बिहार इसका सबसे बड़ा हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, अब ये रुकने वाली नहीं है, ये आगे भी बढ़ेगी, चाहे वो जिस राज्य में भी चुनाव होंगे। तो इस मंच के माध्यम से, DDLF के माध्यम से बेस्ट विशेस बिहार की नई सरकार के लिए, और प्रधानमंत्री जी को भी अनेक बधाइयाँ। और इसी के साथ जुड़ा हुआ कल मैंने प्रधानमंत्री जी के संबोधन को मैं सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने चर्चा करी थी छठ पूजा की।
और छठ पूजा को उन्होंने ये भी कहा कि हम यूनेस्को में छठ पूजा को दर्ज कराने के लिए भी आगे हम प्रयास और काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन ये भी करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से बनारस को सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार से मुंबई को सिटी ऑफ फिल्म के नाम से जाना जाता है, चेन्नई को म्यूजिक के नाम से अगेन जाना जाता है और कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, तो क्यों नहीं हमारा देहरादून सिटी ऑफ स्कूल्स के नाम से जाना जाए? अगर हम यूएनसीसीएन पे अगर इस चीज के लिए प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि देहरादून अपनी विशेष रूप से स्कूलिंग को जाना जाता है। नहीं, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। वैसे भी हमारा देहरादून एजुकेशन एक हब के रूप में वैसे ही माना भी जाता है, जाना भी जाता है और है भी ये। बिल्कुल तो ठीक इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसा नहीं। जी, आप अक्सर कहते हैं कि उत्तराखंड की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य को सशक्त बनाने के लिए सरकार की कौन सी पहलें वर्तमान में चल रही हैं? क्या उत्तराखंडी पहचान को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने के लिए कोई नया सांस्कृतिक रोड मैप है? हमारे यहाँ के बहुत सारे जो त्योहार हैं पहले से ही मनाए जाते रहे हैं, लेकिन उनको अब पूरे देश के मंचों पर, पूरे राज्य के अंदर फेस्टिवल के रूप में, जैसे अभी हम लोगों ने बूढ़ी दिवाली, इगास के कार्यक्रम पूरे राज्य के अंदर भी किए और राज्य के साथ साथ अब दुनिया में भी लोग इसको कर रहे हैं। जो प्रवासी उत्तराखंडी लोग हैं उनको हम अपने राज्य में एक दिन यहाँ बुलाते हैं और जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं उतनी संख्या अगर नहीं भी होगी तो एक बहुत बड़ी संख्या आज उत्तराखंड के प्रवासी लोगों की देश और दुनिया के अंदर है और उनका बहुत बड़ा जुड़ाव भी है, अपनी रूट से जुड़े भी हैं, कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, खान पान से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को हम देहरादून में एक दिन बुलाते हैं, पूरे दिन भर उनका सम्मेलन करते हैं। वो अलग अलग फील्ड में जिन लोग मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं, पूरे दिन भर अलग अलग सेशन में उनकी बातें होती हैं, उनके सुझाव होते हैं, अपने विचार आते हैं। उसके बाद रात तक हमारा ये कार्यक्रम चलता है। तो ये हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, कल्चर से जुड़े रहने के लिए, रूट से जुड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ के जो लोक कलाकार हैं उनको हम साहित्य सम्मान दे रहे हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दे रहे हैं। कलाकार जो कठिन परिस्थितियों में काम करते आए हैं उनको हम लोगों ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान अभी दिए हैं, जिसमें हमारे अनेक नाम हैं। शैलेश मटियानी हैं, गिरदा हैं, हिमानी पंत हैं, ऐसे अनेक नाम। और जो हमारे त्यौहार हैं, फूलदेई त्यौहार, फूलदेई, छम्मा देई, ऐसे बच्चों का एक त्यौहार होता है हमारा, तो उसको उस दिन हमने अवकाश घोषित किया है। और छठ पर्व भी यहाँ भी होता है बड़ा हमारा। तो छठ में जहाँ जहाँ, जैसे उधम सिंह नगर जनपद में हम छठ पर पूरा वहाँ अवकाश भी घोषित करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के संवर्धन का एक पर्व हमारा हरेला होता है। संस्कृति का भी संरक्षण, संवर्धन, प्रकृति का भी संरक्षण, संवर्धन, इकोलॉजी, इकोनॉमी, सबका बैलेंस बनाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टरों में। तो हरेला पर्व, जिसमें एक दिन में कई करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, और हरेला पर्व प्रकृति को समर्पित हमारा एक उत्सव है, प्रकृति पूजन का त्यौहार है। तो उसको भी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और वो भी पूरे देश दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। तो ऐसे अनेक काम हम लोग कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, अनेक प्रयास एक साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य। उत्तराखंड की नारी शक्ति, लीडिंग लेडीज की कहानियां देश भर की महिलाओं की है, लेकिन उत्तराखंड की महिलाएं तो सदियों से पहाड़ की रीढ़ की हड्डी हैं। चाहे वो चिपको आंदोलन से लेकर आज के ग्राम उद्यम तक, आपके अनुसार उत्तराखंड की नारी शक्ति की कौन सी विशेषता उसे देश भर में अलग पहचान दिलाती है? एक तो उनके अंदर बहुत जीवटता है और परिश्रम की पराकाष्ठा करना वो जानती हैं।
कौशल उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये कठिन परिस्थितियां, जीवन की अनेक चुनौतियां, लेकिन डट कर खड़ा रहना, मुकाबला करना, कभी हार न मानना, ये मुझे लगता है कि और लोगों से उनको डिफरेंट बनाती है। बिल्कुल ठीक बात है वेणु जी। तो पहाड़ की जो महिलाएं हैं उनका वैसे भी बहुत ही स्टीप काम होता है, चाहे पहाड़ में उनको लकड़ियां लेकर के पुराने जमाने में या पानी भर करके ले जाने का जो काम था वो कंधे पे रख करके ही ले जाती थी। तो विशेष रूप से महिलाओं में जो कि पहाड़ की महिलाएं हैं वो बहुत ही कर्मशील और बहुत ही कर्मठ महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री जी, नेतृत्व और निर्णय पर राजनाथ सिंह जी ने आपके लिए विशेष रूप से कहा था कि हमारा पुष्कर फूल भी है और फायर भी है। आपके कई फैसले जैसे कि यूसीसी, अतिक्रमण और जन कल्याण नीतियां, साथ ही साथ आपने लैंड जिहाद, ये आप ही का ही दिया हुआ शब्द है, सख्त पर निर्णायक रहे हैं। आपके लिए नेतृत्व का अर्थ क्या है? दृढ़ता या संवेदनशीलता? बहुत आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, नेतृत्व और दृढ़ता दोनों अलग अलग विषय भी हैं, लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं। नेतृत्व कैसा होना चाहिए? नेतृत्व माने कि आपका प्रतिनिधि, आपकी बात रखने वाला, माने कि नेतृत्व अपनों के बीच से होना चाहिए। यानी कि नेता वही होना चाहिए या प्रतिनिधि वही होना चाहिए जो आपका जैसा हो, आपकी जैसी जिसकी सोच हो, बोलने में, व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से होना चाहिए, लेकिन सरलता उसके व्यवहार में होना एक अलग बात है। लेकिन जब राज्य के हित में, देश के हित में, समाज के हित में कोई फैसले लेने हो तो उसमें उतनी दृढ़ता भी होनी चाहिए। उसमें एक मिनट का भी कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी हमारे विद्वानों ने कहा है कि व्यवहार तो बच्चों जैसा होना चाहिए, बच्चों जैसी सरलता होनी चाहिए, लेकिन फैसले लेने में सख्त होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। वेणु जी, आपसे अगला सवाल। आपने पावर वुमेन आपने लिखी और अब लीडिंग लेडीज। मुझे कम समय मिला परंतु मैंने उसको बड़ी गहराई से देखा। उसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे, ऐसे चैप्टर्स थे जो कि लीडिंग लेडीज में अगर मैं कहूँ तो आपने 20 चैप्टर्स लिखे हैं और पिछली किताब में 16 चैप्टर्स लिखे हैं। आपने जिनको अपना प्रेरक यात्राओं में आपने साझा किया, उनमें से कोई एक ऐसी कहानी, क्योंकि सभी स्टॉलवर्ड्स हैं अपने अपने क्षेत्र के, और ये बहुत ही सुंदर बात है कि जिस प्रकार से आपने अक्रॉस द पार्टी लाइन, आपने किसी एक पार्टी को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ वो नहीं, आपने चारों तरफ जो भी पार्टी में जिस भी महिला ने मेहनत करके जहां तक पहुंची, आपने उसको दर्ज किया। तो ऐसी कौन सी एक कहानी है जो आपको लगता है जो आपके साथ ठहर गई? पावर विमेन, इंडियाज पॉलिटिकल विनर्स और मेरी नई किताब लीडिंग लेडीज, न्यू वेव ऑफ फीमेल पॉलिटिशियंस इन इंडिया। ये आपने सही पूछा, जैसे सर ने भी बोला कि मैं किसी एक को नहीं लेखक को बोल पाऊंगा, इसी तरह ये सारी ही मैंने इन पहली किताब में भी और दूसरी किताब में भी पॉलिटिक्स की ऐसी औरतों की कहानियां साझा करने की कोशिश की है जो डिफरेंट मुकाम से आकर पावरफुल चेयर्स पे बैठी हैं। उनकी अचीवमेंट्स को मैंने लाने की कोशिश की है। सर जानते हैं पॉलिटिक्स इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, पर और एक जब महिला पहुंचती है
पावरफुल जगह पे तो कंट्रोवर्सीज थोड़ा ज़्यादा उसके साथ अटैच होती हैं, पर फिर भी इन औरतों की सारी अचीवमेंट्स किस माहौल से ये लोग पहुंची, कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज की थी, कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज की बिल्कुल नहीं थी। मैं अपनी नई किताब में अगर देखूं तो मुर्मू जी, उनकी कहानी एक आदिवासी लड़की की तरह वो बड़ी हुई और वो एक काउंसलर से आज हमारे देश की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन के बैठी हैं। ये एक बहुत ही इनकरेजिंग बात है, सारी महिलाओं के लिए होनी चाहिए भी। हमारे साथ बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं। जब भी राजनीति में या किसी भी जगह कोई भी औरत आगे बढ़ती है, कोई भी सक्सेसफुल पोस्ट या एक पद ग्रहण करती है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके लिए एक एग्जाम्पल बन जाती है, जो हमारी मुर्मू जी भी बनी कि देखो जब ये वहां पहुंच सकती हैं तो शायद हम भी वहां पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एक वो होता है कि हम पहुंच सकते हैं वहां पे। तो मुर्मू जी बहुत मेरे लिए एक एनकरेजिंग स्टोरी है, मेरे लिए बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा प्रेरक स्रोत के रूप में राष्ट्रपति महोदया हमारी हैं, और यहाँ भी आई थी वो देहरादून में। उनका जो वीडियो देख करके, वो जितनी बार भी वो वीडियो देखा जाए, ब्लाइंड चिल्ड्रन के साथ में जो उनका एक प्रोग्राम था, वेरी वेरी कंपैशनेट शी इज। एक नेता का मतलब एक जब पुरुष राजनीति में जाते हैं तो वो भी बहुत कंपैशनेट होते हैं, पर औरतों के साथ उनकी जीन्स में शायद कंपैशन होता है, एम्पैथी होती है। तो महिलाएं राजनीति में और आगे बढ़े। बल्कि मैं एक सवाल अगर आप आज्ञा दें, जरूर, प्लीज प्लीज सर। एक आपने बहुत सारे नई पहल उत्तराखंड में की है। मैं इलाहाबाद की बहुत गर्व से कह सकती हूँ, इलाहाबाद की बेटी हूँ, और उससे भी ज्यादा गर्व से कह सकती हूँ कि मैं देहरादून की बहू हूँ। और उत्तराखंड एक ऐसा चिपको मूवमेंट, यहाँ महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है चिपको मूवमेंट, और जब उत्तराखंड बना उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, आपने कई काम पहल किए हैं। क्या राजनीति के लिए कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो यहाँ लड़कियां बैठी हैं कि नेशन बिल्डिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, एक डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना, इसको नेशन बिल्डिंग कहते हैं, पर राजनीति में आना बहुत बड़ा, क्योंकि आप उस मुकाम पे हैं जहां आप हम सब के लिए फैसला ले रहे हैं। तो क्या लड़कियों को हम प्रेरित कर सकते हैं कि वो राजनीति में आएं और अच्छे कदम उठाएं, और उनको हम लोग प्रेरित करें? इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं, नन्हे नन्हे पैर बड़ी बड़ी तालियां, ताकि ये कुछ ऐसा काम करें और आगे बढ़ के। और हमारा उत्तराखंड से महिलाओं का नेशनल प्रेजेंस बहुत कम है, तो कुछ हम लोग अपनी महिलाओं को राजनीति की तरफ कैसे प्रेरित करें कि नेशनल प्रेजेंस भी हो और उत्तराखंड में बच्चियां आगे राजनीति की तरफ प्रेरित हों। ये आपसे मैं बोलूंगी कि आप उत्तराखंड में कोई ऐसी स्कूल में, और हम एक बहुत अच्छे स्कूल में बैठे हैं, हैरी मान सर के स्कूल में, ये वन ऑफ द प्रीमियर स्कूल्स है, तो एक संदेशा देगा बच्चों के लिए, खासतौर से बच्चियों के लिए। मैं तो चाहता हूं कि हमारी सभी बेटियां, जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हैं, इनके समेत मेरे राज्य की सभी बेटियां, वो सभी नेता बने। थैंक यू सर, दैट्स अ वेरी वेरी एनकरेजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यू। और मैंने नेता कहा ना, तो ये नेता बने केवल ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिक्स में आके नेता बने, राइट, ठीक है ना, राइटफुली। और पॉलिटिक्स वाले भी कुछ बन जाएंगे, हमारी तरफ भी 2 4 5, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें से। लेकिन नेता माने जिस फील्ड में भी काम करे, उस फील्ड में सबसे अच्छा काम करें, सबको रास्ता दिखाने का काम करें, तो बनेंगे ना नेता। ऐसे सभी हमारी बेटियां बनेंगी नेता। कौन कौन नेता बनेगा बताइए, कौन कौन लीडर बनेगा? बहुत जोर से हाथ उठ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे हमका अभी मैं कोई देख रहा था, वो बछेंद्री पाल जी ने मुझे एक 10 लाख रुपए का चेक भिजवाया है। अभी यहाँ आने से पहले उन्होंने अपने उससे मुख्यमंत्री राहत कोष में डिजास्टर के लिए हमारे
रिलीफ फंड में। तो बछेंद्री पाल, कितने लोगों ने नाम सुना है उनका? अभी हमारी टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता। जी, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो हम उनको, उन सभी बेटियों को कह सकते हैं ना कि वो कौन से फील्ड की नेता है? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। और बछेंद्री पाल जानते हैं ना? अभी नहीं, आपने जिन्होंने नाम नहीं सुना है तो एक बार बछेंद्री पाल का नाम उसमें सर्च करना गूगल में। आप लोग उसमें अपना मोबाइल में जो देखते रहते हैं, क्या बोलते हैं बीनू जी उसको, क्या प्रिया जी? सर्फिंग। नहीं, दिन भर जो करते रहते हैं बच्चे जो है, इंस्टाग्राम रील्स, तो उसमें भी ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हाँ। तो उनको हम कह सकते हैं, उन्होंने एवरेस्ट की चोटियों को छूने का काम किया जी। तो हम उनको कह सकते हैं एवरेस्ट के क्षेत्र की नेता या पर्वतारोहण क्षेत्र की नेता। ऐसे बहुत सारे नाम है। पीटी उषा का नाम हम लोगों ने सुना है, नए बच्चों ने थोड़ा कम सुना होगा। जिनको कहते थे उड़न परी, सब जानती होंगे, वैसे सबकी मम्मियां बताती होंगी। तो नहीं है तो आज मैंने ये 2-3 नाम आप लोगों के सामने रखे हैं। तो हमारी बेटियां जरूर जो है इन नामों को जरूर ढूंढेंगी अपने उसमें। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि बीनू जी, आपने कहा कि ये सर कोई स्कीम आप निकाल केवल पॉलिटिक्स में नहीं, मैं चाहता हूँ कि लीडरशिप रोल्स हर फील्ड में जी, ये सब लीडर बने। एब्सोल्युटली, व्हिच और इज उसके सो लिए एनकरेजिंग। हमारी पूरी सरकार इनके साथ आप है बोल और रहे हैं, बहुत ही हम तो हमेशा encouraging काम है। करते हैं। जी। क्या बात है, थैंक यू। ये इतनी बढ़िया कॉन्वर्सेशन, हर मौजू पे हमने टच किया। और अब एक बहुत खूबसूरत मोमेंट के लिए मैं स्टेज पर श्रीमती गीता पुष्कर धामी जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। हम एक बुक लॉन्च करने ऑफ लीडिंग लेडीज, द न्यू पॉलिटिशियंस इन इंडिया, रिटन बाय वेणु अग्रहरि ढींगरा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी गीता जी से कि वे भी मंच पर हम अरे विमोचन सब आप लोग ही करोगे क्या? हम लोग किसी से दो भाई बीच में से यार हट जाओ। being inaugurated by the Honorable Chief Minister of Uttarakhand State himself. We present to you on the stage of the Dehradun Digital Festival, Leading Ladies, the new wave of female politicians in India by Venu Aguhari Dhigra. Please put your hands together for this moment, for this launch, and we wish this book all the luck. I request our honorable guests to just stay with me on the stage for one more.